सो जनाब, मॉर्निंग गेस्ट में बेहतरीन पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। जिस तरह से सलमान ने कहा कि अपनी फील्ड में हाई अचीवर्स हैं, हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम शेख साहब ने, जो कि कैनन फॉर्म के CEO हैं। 58 से ज़ायद ममालिक में घूम चुके हैं। आर्टिफैक्ट्स जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और 97 में उन्होंने कैनन फॉर्म्स की बुनियाद रखी। उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में फॉर्म इंडस्ट्री के अंदर आना एक बहुत ही मुश्किल काम था और इतने बिग जाइंट्स बैठे थे, उनमें अपनी जगह बनवाना, क्या इनकी स्ट्रगल थी, कैसे उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें अचीव की और आज जिस मुकाम पे खड़े हैं उसमें कैसे पहुंचे, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी ट्रेवल लाइफ भी जानेंगे। सो वेलकम करते हैं सबसे पहले इब्राहिम शेख साहब को। सर, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे जो है आपने इनवाइट किया। आपकी बड़ी करिश्मेटिक सी पर्सनैलिटी और मुझे यकीन है कि बड़ी मज़े की ट्रैवल स्टोरीज आपके पास होंगी। लेकिन दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी तारुफ करवा दूं। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं, बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ मीडिया इंडस्ट्री से भी इनका गहरा ताल्लुक है। बहुत से मीडिया चैनल्स को लॉन्च कर चुके हैं, लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह कि मैंने बताया कि एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में जो हैं उनको भी ये स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी लॉन्चिंग टीम का भी हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खुर्शीद अहमद साहब। सो वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत शुक्र। सर, तो बेहतरीन हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब बेहतरीन गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम शेख साहब आपकी तरफ आएंगे और जिस तरह से मैंने जिक्र किया 97 में आपने लॉन्च किया, अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड थी फॉर्म इंडस्ट्री, उसमें आप आए। सो अपनी स्ट्रगल के हवाले से बताइए कि कैसे ये ख्याल आया कि इस तरफ आना है और फिर किस तरह से ये जो आपका जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। आना तो इत्तेफाकिया नहीं था। मेरे फादर जो थे एक्चुअली वो बिजनेसमैन ही थे, लेकिन वो उनका जो ताल्लुक था वो ट्रेड से था, इंपोर्टर थे आर्टिफिशियल लेदर के और इस तरह से। तो जब मैंने एक्चुअली बड़ा यंग एजली उनको ज्वाइन कर लिया था, जस्ट आफ्टर माई इंटर मैंने किया था, तो मैं उनको ज्वाइन कर लिया। ग्रेजुएशन मैंने उनको साथ ही बिज़नेस में की और फिर ये एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो जॉइंट बिजनेस में थे अपने भाइयों के साथ, उनका पार्टनरशिप में था। तो तभी इनिशिएटिव सोचा था फॉर्म फैक्ट्री लगाने का, लेकिन जब फॉर्म फैक्ट्री लग रही थी तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो गई। से 45 ईयर्स की पार्टनरशिप थी भाइयों की, समवेयर के जी वो ख़त्म हो गई। तो फिर ये फैक्ट्री फिर बिकने के लिए जा रही थी मार्केट में, क्योंकि हम तो मेरे फादर बेसिकली ट्रेडर थे, तो हमारा भी ख्याल था कि ट्रेडिंग ही करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी। तो जब फॉर्म बेचने गए तो फैक्ट्री बेचने गए तो जो पहले से थे बिग गन्स तो उन्होंने ख़रीदने के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दिया कि कोई हमसे लेता। तो फिर देन वो कहते हैं ना जी, उस समुंदर में छलांग लगा दी, जब छलांग लगती है तो फिर तैरना आ ही जाता है। तो फिर 97 में आए और फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज 2021 खत्म होने को आ गया, तो चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अंदाज में चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह से मुकाबला किसी और ने नहीं खरीदने दी, तो आपने फिर खुद कैसे मुकाबला किया? नहीं वो फिर देखिए जी, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। वो जब गले पड़ती है तो वो भुगतनी पड़ती है। उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट पैदा की। मुखालफीन का नहीं, अपनों का भी शुक्रिया। ये चैलेंज, सम थिंग्स आर चैलेंज, कुछ ना कुछ चैलेंज मिलते हैं। पीपल आर नॉट वेरी मच कंफर्ट देते ही नहीं हैं लोग इतना ज़िंदगी में आपके कि आप मज़े लें। तो कुछ ना कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जो चैलेंज मिलते हैं, तो वो ऑफ स्क्रीन वाले चैलेंजेस होते हैं, वो शेयर करूंगा फिर कभी आपसे। लेकिन आपने फिर बिजनेस भी अडॉप्ट किया कि आप लोगों को कंफर्ट देते हैं, ऐसे खूबसूरत मैट्रेसेस में आते हैं ताकि आराम से बस चल पड़े ना जी। फिर असल चीज़ पता है, मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जब चैलेंज मिलता है ना, वो कहते हैं हार्ड टाइम्स हमेशा कंफर्ट के लिए ही आते हैं। तो आप उनको चैलेंज, आप हार्ड टाइम को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लें तो फिर वो चैलेंज पूरा होता है। अगर आप उसको हार्ड टाइम समझेंगे कि जी ये कैसे होगा, तो फिर वो नहीं होगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी तो कोशिश होती है, हम अपने प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो आप करते हैं, कितना पोटेंशियल आप देखते हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती हैं?
असल में ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और इसका जवाब भी बड़ा मज़े का ही है। पाकिस्तान में बेसिकली इस वक्त कोई ऐसी चीज़ डायरेक्टली रह ही नहीं गई जो आप कहते हैं कि हम होली पाकिस्तान में बना लें और उसको एक्सपोर्ट कर दें। पाकिस्तान में आप वैल्यू एडिशंस करते हैं चीज़ों में। अब फॉर्म का भी टोटल रॉ मटेरियल जो है वो दुनिया भर से आ सकता है। चाइना उसका है, यूरोपियंस हैं। चाइना ने भी कुछ पिछले चंद 1-8-10 सालों में इसमें पाकिस्तान में इसमें बड़ी जगह बनाई है रॉ मटेरियल में, और हम इसकी वैल्यू एडिशन ही करते हैं। फिर अभी फॉर्म डायरेक्टली एक्सपोर्ट इतना नहीं होता है, बहुत छोटा सा सेगमेंट है जो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये एज अ वेंडर प्रोडक्ट्स में जाता है। मसलन दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं, तो वो शामिल करते हैं, हम लोग उनको देते हैं, और बाकायदा इसके टेस्ट्स हैं जो जैसे हर एक एक्सपोर्ट होने वाली आइटम के एक स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो हम अप्रूव कराते हैं। बाहर जाती है प्रोडक्ट, उसके टेस्ट होते हैं, अप्रूव होता है, और फिर हम उन आगे वेंडर्स को देते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट में इसको शामिल करके, जैसे सोफ़ा जिस पे आप जैसे बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान से फर्नीचर बन के जाता है मुख्तलिफ ब्रांड्स का, तो उन ब्रांड्स में जो फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है उनमें हमारा भी हो रहा है। इसी तरह आपके जैकेट्स में इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में। तो इसमें बड़ी हेल्थ के भी टेस्ट हैं, इसमें यूज़ होने वाले केमिकल्स के रिकमेंडेड हैं, वो ही इस्तेमाल होते हैं, और फिर ये एक्सपोर्ट हो जाता है। और अभी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये एज अ फॉर्म मैट्रेसेस भी चाइना ने बड़ी जगह ली हुई थी। एक्चुअली चाइना वालों से बात करें ना, उनके लिए दुनिया बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस देती है। हमारे जो पॉलिटिकल मामलात हैं, हमारी जो गवर्नमेंट हैं, जो दूसरे मुल्कों पे हमारी नज़र होती है, तो वो हमें इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस भी नहीं देते। हम ये तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी लेबर बहुत सस्ती है, लेकिन आप ये देखें कि वो लेबर उस वक्त सस्ती होना ज़ाया हो जाती है कि जब हमें हर दूसरी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हमारा डॉलर जो है वो जब बढ़ता है तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वो लेबर सस्ती होने से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अब मैं आपको अभी एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में लेबर आपको सस्ती नज़र आ रही है भी सस्ती, ठीक है, लेकिन क्या हो गया है कि इस वक्त आपका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छी एक्सपोर्ट दे रहा है। कभी किसी ने ये गौर नहीं किया कि टेक्सटाइल का इस वक्त लोकल कॉटन से ज़्यादा हम पॉलिएस्टर की एक्सपोर्ट पे ज़्यादा चले गए, और पॉलिएस्टर पाकिस्तान की आइटम ही नहीं है, वो तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल, हम इंपोर्ट करके हम उसको वैल्यू एडिशन करके दे रहे हैं, तो हमारा ज़र मुबादला उतना फिर वापस नहीं आता जितना हमें दूसरे तरफ सोर्स पे भेजना पड़ जाता है। हम डॉलर को कंट्रोल ही नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि एक्सपोर्टर को बेनिफिट दे दिया जाए कि जी हम डॉलर ऊपर जाएगा, हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा है। ओ भाई, ये डॉलर के ऊपर जाने से आपकी लोकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाला आपका 70% केमिकल रॉ मटेरियल जो है वो उसको फिनिशिंग के लिए आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी हर दूसरी इंडस्ट्री, इवन के आप जो स्टील का रॉ मटेरियल है वो भी बाहर से, आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमें बूस्ट देना है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर सीमेंट के बाद जो है वो स्टील है, जिसकी कॉस्ट देखे कहाँ से कहाँ चलेगी, उसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है और डॉलर की वजह से वो मर रहा है। नहीं, आपसे कह रही है कि वो लूप होल्स हैं जिन पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट और को, बहुत ज़रूरी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल्स पे जो आम आदमी है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, वो एक हाई लेवल के देखते हैं जहाँ से प्रॉफिट अर्निंग होनी। एक स्केल के बाद आपकी इंडस्ट्री प्रॉफिट में ही रहती है, लेकिन उस स्केल पे जाना कैसे है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स यू तारिक खुर्शीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं आप, एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपने कॉलेजेस की भी बुनियाद रखी, फिर मीडिया में भी आपने बहुत सा काम किया, तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से तमाम तर चीज़ों को लेके चलते हैं, आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? एक्चुअली it was a long journey, maybe like in 1993 मैंने पहली दफ़ा अपनी पेस्टिसाइड की कंपनी रन करना शुरू की आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कायदर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मुझे ये लगा, हालांकि मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, मुझे ड्यूरिंग स्टडी ये लगा कि बिजनेस जो है वो दैट इज़ द फ्यूचर एक्चुअली, सही, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसी के अंदर इस मुल्क की बका है, और मैं आज भी बिलीव करता हूँ। सो एक बिज़नेस को मैंने लर्न किया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, और उसके बाद मैंने देखा कि इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है टू एनी एक्सटेंट, टू एनी स्पेसिफिक बिजनेस। पेस्टिसाइड, उसके बाद आई वेंट टू दुबई, आई रन माई ओन एयरलाइन, वो भी ऐसे ही था जैसे पेस्टिसाइड की दवाइयाँ बेचना। फिर पाकिस्तान आया तो यहाँ उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है नई नई बूम कर रही थी। सिलिकॉन वैली में कुछ काम मिला, मुझे मालूम ही नहीं था ईमेल कैसे चलाते हैं, बट आई न्यू के कहाँ से लोग जो हैं इस काम को
देने के लिए तैयार हैं, उनको लोग काम करने के लिए तैयार हैं. सो आई फाउंड माई सॉफ्टवेयर हाउस अहमद सॉफ्ट इन सिलिकॉन वैली USA. 9/11 के बाद उसको बंद करना पड़ा. ट्रेनिंग्स में आया तो मुझे पता था कि ट्रेनिंग अच्छी कैसे दी जाती है, लेकिन क्योंकि ये तमाम बिजनेस प्रोसेसेस हैं तो एजुकेशन भी इसी तरीके से अगर आप देखें कि इसके जो पैटर्न है वो तमाम बिजनेसेस की तरह है. अगर मुझे याद है कि 1983 में जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपनी पहली घर के बाहर छोटी सी एक रेहड़ी लगाई घर वालों से छुप के. और मैंने तुख बलंगा रात को भिगो के, मैं 7 साल का था, और वो बेची. और मुझे आज तक उसका स्लोगन याद है कि क्षमा छम दिल बहार पैसा एक तो चमचे चार. मेरे घर में कोई बिजनेस नहीं करता था, सबको ये था कि सिर्फ पढ़ाई करनी. सो एक्चुअली द बिजनेस जो है वो मैं समझता हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है एक रिलीजन है. और उस रिलीजन में जो लगाते हैं वो सबसे पहले एक चीज़ पे ईमान लाते हैं, मेहनत. सही, ऐसे ही है. लगन, सेक्रीफाइस, वैल्यू एडिशन. ये काम जिनको आता है वो कारोबार में आते हैं और वो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं. मुझे वन फाइन डे मेरे बॉस ने कल से आप स्कूल को हेड करेंगे. मेरी जाने बला स्कूल क्या होता है, बट आई न्यू के प्रोडक्ट को जान लें, इसके प्रोसेसेस को जान लें और उसके बाद देखें कि आपके बेंचमार्क कौन से हैं. एंड इट वाज डन लाइक इन नेक्स्ट 1.5 ईयर 13 स्कूल से और मैंने 200 कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद वन फाइन डे मुझे पता चला कि उन्होंने टीवी चैनल्स की तरफ जाना है. मेरी जाने बला के टीवी चैनल क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, पैमरा क्या है, क्या नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह पहला टीवी चैनल ए लाइट, उसके बाद नियो टीवी, उसके बाद 7. और उससे पहले जब टीवी चैनल्स थे वो 3-3 साल का प्रोजेक्ट था कि 3 साल लगते हैं लाइसेंस लेने में, ये करने में. लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया 7 न्यूज़ 22 डेज में लाइसेंस, लोगो, पूरे चैनल की हायरिंग, ये तमाम स्टूडियोज, एवरीथिंग. ओह माय गॉड 22 डेज. आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि जो इवन इसकी एनिमेशन जो है उसको डेवलप करते करते बहुत अच्छा लग जाता है. हायरिंग करना, एंकर्स को लाना, प्रोग्राम्स के नाम रजिस्टर करवाना. सो बिजनेस तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है. बहुत से लोग कहते हैं कि हर शख्स बिजनेस नहीं कर सकता, हर शख्स बिजनेस माइंडेड नहीं. इस मजहब में आ जाए, क्या वजह है, इस मजहब में आ जाए, कैसे आ सकते, मेहनत के मजहब में आए, सही, उस मजहब में आए जिसमें आपका फोकस रब की ज़ात की तरफ है. क्योंकि उसके पास तो बहुत चीज़ें हैं. हम क्या कर रहे होते हैं कि नॉर्मली हम उस छोटे से चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसको हम जॉब कहते हैं. उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि उसके अंदर तो मैंने 10% जो है रिस्क रखा है. 90% ट्रेड के अंदर है, बिजनेस में, तो हम वहाँ हिस्सा नहीं लेते. उसकी रीज़न क्या है, वी रियली वांट टू बी इन ए कंफर्टेबल जोन. अब वो कंफर्ट जोन जो है कि हर महीने सैलरी मिलेगी. अब देखिए ना, ये वाला हाथ जो है इसको जब आपने ऊपर उठाना है ना देने के लिए, तो आपको ताकत चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए. बिल्कुल सही. वो जो डेज हैं जो लेकिन कैपिटल भी चाहिए. सो कैपिटल होना कितना इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट हैव द कैपिटल, हाउ वुड यू स्टार्ट? मैं समझता हूँ कि कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. मैंने जब मैं दुबई गया और मैंने जब अपनी एयरलाइन बनाई, एफ्रो एशिया के नाम से कार्गो एयरलाइन थी, जब मैं यहाँ से गया मेरे जेब में सिर्फ 1 दिरहम था. फैमिली मेरी वहाँ रहती थी, लेकिन वो 1 दिरहम भी मैंने 2 महीने के बाद खर्च किया. वो एक वेंडिंग मशीन में डाला, वही फंस गया. उसके बाद मैंने इसमें खर्च नहीं कर रहा. लेकिन मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और उनको मैंने कहा मेरी सर्विसेज आप लें. और मैंने उनके साथ कमीशन पे काम करना शुरू किया और करते करते विद इन नेक्स्ट 9-8 मंथ्स उन्होंने मुझे ऑफर कर दी पार्टनरशिप. और 1 साल के बाद आई बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन एज अ डायरेक्टर. तो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी लगन, मेहनत, इतनी लगन, डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं. Yes. अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि अब आप एक एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह, जैसे आपने बताया 13 स्कूल से आपने 200 कर दिया और फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो शुरू किए. तो पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब तो एजुकेशनल टूरिज्म की एक टर्म यूज़ होती है. यूरोप में, अमेरिका में लोग जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को. तो पाकिस्तान में भी क्या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो आएँ पढ़ें? देखें जी, जो पतंगा है वो जो है रोशनी की तरफ आता है. रोशनी इल्म है. अगर आपने इल्म रोशन किया है तो दुनिया के हर तरफ से लोग आपके पास आएंगे. अनफॉर्चुनेटली हमने इल्म रोशन नहीं किया. अभी आपने चोलिस्तान को दिखाया. चोलिस्तान जो है, सहरा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वाटर. और वाटर क्या है, इल्म. जहाँ से इल्म उठ जाता है वो जगह रेगिस्तान बन जाती है. अदरवाइज ये जो घाघरा सिविलाइजेशन कहते हैं, इट वाज द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन. ठीक है, इस घाघरा सिविलाइजेशन में से पानी गायब हुआ तो रेत रह गई. हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोगों को इन्फॉर्म तो कर रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे.
एजुकेट करने का मकसद होता है किसी को इनसाइड आउट किसी भी चीज़ की नॉलेज दे देना। मैंने बताया ना, मैंने ज़िंदगी में एक बिज़नेस सीखा और उसके बाद आप मुझे दुनिया का कोई भी बिज़नेस कह सकते हैं। मैंने गोलियां टॉफ़ी खुद बेची, एयरलाइन खुद चलाई, पेस्टिसाइड, प्रिंटिंग प्रेस, यू नेम एनीथिंग, और मुझे सब चीज़ें ऐसे ही लगती हैं। तो आजकल मैं कोविड वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना। सो बिलियंस ऑफ डॉलर का भी आप काम कर लें या 10 रुपए का काम कर लें, प्रोसेस एक है। क्या बात है। अगर वो लर्न हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में करवा दें तो ये मुल्क जो है ये बड़े ज़बरदस्त है। थोड़ी सी अफसोस की बात यह है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है, बच्चों को सिखाते हैं जॉब करना, या हम ये नहीं सिखाते कि आपने एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, आपने कमाना कैसे है, खुद से कोई नई चीज़ इस्टेब्लिश कैसे करनी है। उसके लिए एक कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। आप उनको किताब की तालीम दें और हिकमत की बात बताएं। हम उन्हें कहते हैं हम तालीम के साथ तरबियत देंगे। आप किसी भी एजुकेशन से वाले से पूछ लें, वो कहेगा तालीम के साथ तरबियत। भाई तरबियत तो जानवर को देते हैं कि जो हड्डी फेंक रहे हैं, जा कुत्ता उठा के लिया, या हम किसी बंदर को सिखाते हैं। तरबियत नहीं इंसान को चाहिए। इंसान को अगर आपने अशरफुल मखलूक़ात के स्टेटस पे अगर अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसको उसकी एक्सेलेंस पे लेके जाना है, तो उसको हिकमत बताएं कि इनसाइड आउट है क्या। जैसे शेख साहब ने सीखा कि अगर आप इनको कह रहे हैं कि एक आपने फियर दिया कि हम आपको टेक ओवर कर लेंगे, और इन्होंने उस चीज़ को जाना और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कैनन फोन का एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, माशाल्लाह। इनसाइड आउट जाने, बस दैट्स इट। आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें की हैं, इतना अच्छा लगा, हाँ इतना अच्छा लगा, और इतनी इन्फॉर्मेटिव ये बातें हैं। और अब हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह इन्होंने अपने ब्रांड एस्टेब्लिश किए हैं, पाकिस्तान की ब्रांडिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की ऐसी खूबसूरत नेमत है कि हर चीज़ है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इनके पास बेतहाशा ट्रैवल स्टोरीज भी तो हैं, वो भी तो हमने सुनी है। एक और बेहतरीन गपशप का सिलसिला जारी है और इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतनी इन्फॉर्मेटिव, और हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वाकई में हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ है, हमें उसको ये गाइड करना है कि किस तरह से आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, किस तरह से आपने कुछ नया शुरू करना है, कुछ सीखना है, और वो सीखने की जुस्तजू, वो लगन, वो आपके अंदर एक स्पार्क ज़रूर होना चाहिए। बट हमने आज बात ये भी करनी है कि जिस तरह से इन्होंने अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश किए पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान को किस तरह से ब्रांड बना सकते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। और बात हो रही है जिस तरह से एजुकेशनल टूरिज्म के हवाले से हमने सवाल किया था, सो बिजनेस टूरिज्म के हवाले से भी बहुत सी बात होती है। सो किस तरह से हम पाकिस्तान में लोगों को, दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि लोग आएँ पाकिस्तान में। जिस तरह से आपने तो बहुत से ममालिक में ट्रेवल किया, सो कैसे हम पाकिस्तान में भी लोगों को खींच के लेके आए कि आएँ देखें हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। मैं ये समझता हूँ कि खींच के किसी को नहीं लाया जा सकता। आपको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी लोगों को, और इतनी पॉजिटिविटीज़ है हमारे मुल्क में। मैं जब एक दफ़ा बाहर था तो ऐसी, तो मुझे दुबई था, कनेक्शन था, तो दुबई से उड़ के मैं अमेरिका गया, और फिर अमेरिका में मैंने कुछ ऐसे इलाके भी देखे जहाँ मैं गर्मी थी, और फिर मैं ठंडे में चला गया। तो वो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस था कि आप दुबई से गर्मी में से उठते हैं, अमेरिका जाते हैं, और एक बड़ा प्लेजेंट सिटी है, वहाँ से 6 घंटे की फ़्लाइट पे आप दूसरे शहर जाते हैं, तो आपको फिर कुछ अच्छा सर्दी वाला मौसम मिलता है, फिर चेंज होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने अभी चोलिस्तान की बात की, तो वहाँ से चोलिस्तान से उठे तो मेरे ख्याल में 1 घंटे की भी फ़्लाइट नहीं होगी, आप लाहौर पहुँचेंगे और मौसम बदल जाएगा। और उससे आप 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद आप इस्लामाबाद जाएँ तो फिर आपको मौसम बदल जाएगा। इस्लामाबाद से गिलगित उठ के जाएं तो फिर दुनिया बदल जाएगी। तो हाउ अमेजिंग कि विद इन आवर्स आप अगर लॉस एंजलिस से हवाई की फ़्लाइट लें तो 6.5 घंटे की है। आपने समुंदर का ही, वो मौसम का ही चेंजिंग देखी। तो पाकिस्तान में देखें कि कितने शॉर्ट टाइम्स में हमें इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस तरह से अपनी पिक्चर आज तक डेवलप ही नहीं कर पाए जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली फंसे हुए हैं। मैंने पुराने दौर तो नहीं देखे, मैं ज़ियाउल हक साहब के दौर से समझें कि थोड़ा सा 85 से ज़िंदगी को देखना शुरू किया, 88 में मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद से आज तक मैं कभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देख सका। जब तक आपका घर पुरसुकून नहीं होगा, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं होगा, आप बाहर जाके भी अच्छे नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो आपने बात की ना कि ट्रू फेस पाकिस्तान का दिखाना चाहिए,
हमारी कोशिश भी यही है कि जो असल चेहरा है, जिस तरह कि आप लोग पाकिस्तान का असल चेहरा है, ये हम दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पे बड़े नॉर्मल लोग रहते हैं जो ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो कारोबार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से भी आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, ये वाकई पाकिस्तान की खूबसूरती है। अच्छा, सिर्फ मौसम ही तब्दील होता, कल्चर, ज़बानें, फूड। आप ये देखें, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने सारा पाकिस्तान गाड़ी में घूमा। अच्छा, वाह। कुछ बिजनेस के सिलसिले में, कुछ शौक। मैं गिलगित हुंजा बॉर्डर से लेके तो आप सिंध के सारे जैकबाबाद, सखर और सारा जितना आप टंडू, आदम खान, सारे गाड़ी में घूमे। क्या मैं कोयटा और इधर से आप KP के इलाके, कश्मीर के इलाके, सारे बाग आगे मुजफ्फराबाद, सारे मैंने गाड़ी में घूमे। मैंने सब कुछ देखा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान सब एक्सप्लोर किया। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त लोगों का मुल्क है। ऐसा ही है। असल चीज़ फिर वही आती है घूम के कि लोगों को हमने सोच क्या दे दी है, मार्केट कैसे करना। और दूसरी बात यह है कि हम अभी भी जल्दबाजी का शिकार हैं। हम अभी भी, आप सर मेरी सोच बदलेंगे जो 50 साल में डेवलप हो गई है, नहीं बदली जा सकती। अब बहुत मुश्किल है। अभी हमें काम, हम कहते हैं कि जी 6 महीने में तब्दीली, साल में तब्दीली, 5 साल में तब्दीली। मैं नॉट अ पॉलिटिकल वे पे नहीं कह रही। किसी भी काम को करने के लिए ना एक टाइम स्पेंड चाहिए। वो शायद मेरी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो आपके लर्निंग कैरियर की है, आपकी जॉब की है। हम जब पाकिस्तान की चेंज करने की बात कहते हैं, हमें जनरेशन आने वाली को चेंज करना है। मेरा जापान जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने वहाँ पे देखा कि तकरीबन एक माँ की गोद में 1 साल का बच्चा होगा, तो उसके पीछे बैकपैक था। आप तसव्वुर करते हैं कि 1 साल के बच्चे के पीछे बैकपैक होगा जिसने भी चलना शुरू किया? बैकपैक। उस बैकपैक में उसका पैम्पर था, उसका फीडर बॉटल था, उसका पानी का बॉटल था, और वो इतना सा था, और वो बिल्कुल ये सम पाउंड्स कुछ, लेकिन उस बच्चे के पीछे था। वो अपना बर्डन बेयर कर रहा है। वो बर्डन बेयर कर रहा है। उसकी माँ ने उसको दिया हुआ है, वो उसको उठा के उसमें, और वो उंगली लगा के भी चला रही है उसको, उसकी प्रैम में भी बिठा रही है। ये जनरेशन चेंज हुई है। हमें भी आज जो बच्चा पढ़ रहा है हम उससे एक्सपेक्ट ना करें, हम उससे आने वाली जनरेशन को चेंज करते जाएं, और कौमें नस्लों सदियों में बनती हैं। हमें तो अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं, एक पीढ़ी गुजरी है, हम दूसरी तीसरी, और मैं और ताहिर भाई उन लोगों में से हैं, आपने शायद जिन्होंने टिक टिक वाला टेलीफोन भी देखा। हाँ। ठीक है, फिर वो पहले क्रैडल वाला होता था, ट्र, हाँ। फिर आया टिक टिक वाला, और फिर मोबाइल फ़ोन आया, और हमने मोबाइल फ़ोन वो भी देखा जिसमें कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक इतना बड़ा सेट होता था। फिर उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट हुआ, फिर जब CLI आई मोबाइल में, फिर उसके बाद स्मार्टफोन आया। तो हमने, हमारी जनरेशन ने जितना तेज़ रेवोल्यूशन देखा अभी नहीं देखा। हम 5G की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग, आपने हमसे छोटे हैं, टेक्नोलॉजी तो देखिए अभी ये चेंजेस हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जी ये यूं हो जाए जो कुछ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें चीज़ों के बाद पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब तो बड़ी तेज़ी से वैसे तब्दीलियाँ, जैसा खुद बता रहे थे कि चीज़ें ऑब्सोलीट होना शुरू हो रही हैं। तो आप ये बताइएगा, आपने वैसे पाकिस्तान में कितना ट्रैवल किया, और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान में कौन सी? लाहौर। नो डाउट अबाउट इट। जब आप लाहौर में आते हैं तो आप पीस में आ जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं, मैंने पंजाब तकरीबन हर गांव, हर शहर देखा है, लेकिन पंजाब से बाहर नहीं था। KP में थोड़ा सा मैंने विजिट किया, लेकिन इसके अलावा दुबई, USA, रेस्ट ऑफ द यूरोप, यहाँ तो मैं गया हूँ। जो लर्निंग है वहाँ की वो बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे सर ने भी बात की, बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग ये है। एवरीवन इज़ फोकस्ड, उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो एक शख्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के सारी कौम जो है या सारा कुब्बा सो नहीं जाता। हर बंदा अपना बर्डन उठा रहा है, जब वो उठा रहा है तो वो तरक्की भी उसी तरह हो रही है, और इसीलिए उनकी एलिवेशन जो है वो आ रही है। हमारे यहाँ जो अभी जैसे बात की शेख साहब ने भी, एक चैलेंज है कि हम जो कोप अप जो नहीं कर पा रहे इंटरनेशनली, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कल्चर डाइवर्सिटी हो, तमाम चीज़ों की, उसकी रीज़न मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ बात की जाती है ना एजुकेशन की, ख़ास तौर पे मेरी वाली फील्ड की, तो उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे कहते हैं यार इसको तो वैसे ही कोई
मास्टर जा लवा दो, वैसे तवज्जो नहीं देते। जबकि प्राइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन वो है। यूनिवर्सिटी तो आउटकम है ना, वहाँ पे आप नहीं भी पढ़ाएं कुछ नहीं होगा, सारी वहाँ पर होती है। प्राइमरी के ऊपर फोकस ही नहीं है। सो व्हाट आई डिड, मतलब मुझे आई एम बाय चॉइस मैंने स्कूल्स को सिलेक्ट किया। मतलब मैं मीडिया में भी रह सकता था, मैं बाकी बिजनेस, मैं पाकिस्तान में कॉल सेंटर इंडस्ट्री का पायनियर हूँ। स्मॉल एंड मीडियम कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो आपको नजर आती है, वो मेरा ब्रेन चाइल्ड है। पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन है चाइनीज़, ये ब्रांड सबसे पहले मैं एनमैक के नाम से लेके आया था। ये तमाम चीज़ें जो बहुत सारा पैसा दे सकती थी, मुझे लगा कि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी बच्चों को पढ़ाने में। अब बच्चों को मैंने देखा पढ़ाना क्या है, पढ़ाना वो चाहिए जैसे दुनिया चेंज हो रही है, और दुनिया चेंज हो रही है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है 2, 4, 8, 16, 32। आज तक हमने कहा पहली क्लास से दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी, इसे कहते हैं लीनियर लर्निंग। अब ये पूरे का पूरा मॉडल वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है। लीनियर लर्निंग से हम एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमारा मुकाबला जिससे है वो है एआई। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो वो हर दूसरे साल के बाद डबल पावर के साथ चेंज हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को अगर उस स्ट्रेटजी के ऊपर लेके जाएंगे, उनकी लर्निंग जो है उसी तरीके से आप लेके जाएंगे, तो फिर कहीं जाके आप एआई का अगले 5-10 साल में मुकाबला कर सकें। अदरवाइज जो उस लर्निंग पैटर्न को नहीं लेके जाएगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा एक मॉडल पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया, उसको एक्सपोनेंशियल लर्निंग मॉडल कहते हैं। कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जो साइंस है, जो हमारे फिनोमिना है पूरी दुनिया के, उसे हम कहते हैं साइंस में हमारे इस स्कूलिंग का स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आप कहते हैं कि आप बाहर जाते हैं क्या लर्न करते हैं, तो मैंने यूएसए से लर्न करके आया कि वहाँ की जितनी भी तरक्की है, वहाँ पे स्कूल में बच्चों को जो प्रोडक्ट्स हैं उसको री इन्वेंट करवाते हैं। यानी कि अगर फिल्टर ये कैसे बना, वो साइंस, इसके अंदर साइंस क्या इन्वॉल्व है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बना, इसके इंजीनियरिंग मॉडल कैसे डेवलप किए जाते हैं, और मैथ इसकी प्रिसीजन से कैसे डेवलप किया जाता है। मतलब बच्चों को साइंटिस्ट बनाया जा रहा है। ये सारी इन्वेंशन वहाँ हो रही हैं। उनके स्कूलों के अंदर अगर आप जाके उनकी लैब्स देखेंगे तो हमारी इंजीनियरिंग की लैब से बड़ी हो। ठीक है, मैं एक दफ़ा जा रहा था यूरोप में, तो हॉलैंड से मैं जा रहा था, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं कि तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या, उससे लाइफ स्किल्स। मैं क्या वो क्या होती है, मैंने तो कभी सुनी नहीं। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो स्टैनफोर्ड का मुझे एक मॉडल मिला कि जिसमें बच्चे को ये बताया जाता है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसे करना क्या है। हमारे यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता। ऐसे ही आप गाइडेंस ही नहीं दी जाती। आप स्कूल्स, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको दुनिया ही तब्दील नजर आती है। अब ये बात उसको बिल्कुल बचपन में बताना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जैसा आपने तज़किरा किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को गाइडेंस दी जाए, एक्चुअली ऐसा ही। और जिस तरीके से ताहिर खुर्शीद साहब कह रहे थे कि हमें दुनिया के साथ चलना होगा, जिस तरह टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हमें अब किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये गैजेट्स हैं जिन पे हम सारा दिन अपना गुजारते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वक्त पाकिस्तान के लिए निकालें और पाकिस्तान की खूबसूरती इस तरह अम्बर ने बताया, इस तरह दिखाएं, तो हम सब पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज़म सेक्टर मजबूत हो सकता है, जिससे फॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब क्रिएशन जो है वो बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा। जॉब की बात नहीं करनी हमने, आज हमने बात करनी एंटरप्रेन्योरशिप की। हमने सिर्फ ये नहीं सोचना कि कैसे हम जॉब्स क्रिएट करें, हमने ये सोचना है कि कैसे हम जो है वो यहाँ पे बिजनेस लेकर आए, बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, और इससे बिजनेस क्रिएट होगा। इंटरेस्टिंगली गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से लोगों ने अपने घरों के अंदर कमरों को जो है वो होटल्स में कन्वर्ट किया और एंटरप्रेन्योर बने। तो ये तो खैर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ताहिर खुर्शीद साहब ने की। उन्होंने कहा जी मेरी तो फेवरेट डेस्टिनेशन है लाहौर। हाँ। तो आप भी ये मानते हो जो कहते हैं लाहौर? हम पक्के, मैं तो पैदाइशी लाहौरी और फादर भी लाहौर के ही, तो इसलिए हम तो लाहौरी ही हैं। और इससे अच्छा तो कोई नहीं। वैसे भी सबसे खूबसूरत जगह अपना घर ही होता है और अपना शहर ही होता है। आप घूमें जहाँ मर्जी। वो जब फ्लाइट से वापस आ रहे हो ना, कई माँ रह के भी बाहर आए, मेरे बच्चे बाहर पढ़े, मैं कई माँ बाहर आ, तो वो जब फ्लाइट लैंड करती है तो वो फिर वो जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं। हालांकि हमारा अपना ही घर था बाहर भी, लेकिन जो पाकिस्तान वाला ये वाला घर है ना, ये घर लगता है। वो बाकी वहाँ से आने को दिल करता है,
कि ये वहाँ से जाया जाए, तो ये बहुत बड़ी अच्छा, बात है। एक और चीज़ आपके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे बहुत अपील करी है, वो है आपको आर्टिफैक्ट्स जमा करने का शौक है और आपने मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान की जो कल्चरल चीज़ें हैं वो जमा की हैं और आपके घर में भी बाकायदा वो आपको नज़र आता है, वो खूबसूरत हेरिटेज। सो किस तरह से हम अपने हेरिटेज को, अपना जो सकाफती विरसा है उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करें, और ज़ाहिर है आपको मोहब्बत है तो दुनिया को भी मोहब्बत डेवलप हो। असल में मेरा तो ये शौक़ इस तरह से ही कुछ हुआ कि जब मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा था तो मैं जहाँ कहीं जाता था तो पहले ये होता था कि जी लाहौरी हैं ना तो ख्वाबों के भी शौकीन है, तो पूछते थे कि यार आपके इलाके में कौन सी अच्छी चीज़ खाने के लिए। अच्छा। तो वो एक दफ़ा दो दफ़ा जाने के बाद ना वो खाने वाली चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि यार आपके इलाके की कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको एज अ स्वीनियर ले जाएं। तो वो एक चीज़ आनी, जो दूसरी फिर वो क्योंकि घूमा दुनिया में, बाहर भी गए तो फिर वहाँ से भी देखना शुरू किया कि कौन कौन सी चीज़ अच्छी मिल सकती है, तो एक दो पीस इसी तरह तो मिल जाते हैं। इसमें धोखा भी बड़ा मज़ेदार होता है। नेपाल में मेरे साथ हुआ ऐसा ही, तो उन्होंने मुझे मैं कुछ ख़रीद के लाया तो वो होटल में एक साहब मिले, उन्होंने कहा मैं आपको लेके देता हूँ, आपको शायद वहाँ पे नेपाल में ना दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का वो मंदिर है शिवा जी का, तो बड़ी हॉली प्लेस है, तो वहाँ पे उनका ना हर वक्त एक जिंदा देवी जिसको वो भगवान का अवतार कहते हैं वो मौजूद होती है। अच्छा। तो वो मुझे वहाँ ले गया कि जी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं वो देखने चले गए, मेरी बेगम थी साथ, हमने कहा जी चलो जाके देखते हैं। तो वो हम पहले देवी तो देखने गए, देवी देखी तो फिर उसने हमें दर्शन हुए उनके हिसाब से जो भी होना था। तो उसने मुझे कहा जी कि मैं इसकी ना आपको इस्तेमाल की भी स्पेशल चीज़ें भी दे सकते हो, बड़ी कीमती होंगी। अच्छा। तो वो मेरी बेगम साहबा कहती है कि छोड़ो परे, हमने क्या करनी है, रहने दें, इनके लिए कीमती है, हमारे लिए क्या। तो मैंने कहा चलो ये तो बताएंगे ना जिंदा देवी की लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो वो जिंदा देवी ले बैठी। वो दो उस कंगन से थे इतने बड़े बड़े, वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं मेरे ऑफिस की टेबल पे, वो अच्छे खासे पैसों में मुझे बेच दिए। तो वो 2-3 दिन बाद मैं एक और जगह से गुजरा तो वो वैसी कंगन वहाँ पड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहती जी ये यहाँ पे लोग अक्सर औरतें पहनती हैं, तो ये वो तो मैंने उसको ले जा के दिखाया, मैंने कहा ये कहते यही है हमारे पास, समझे। मैंने अगर वो 10,000 का खरीदा था तो वो 200-250 रुपये में दे रहा था। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं आपके साथ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रैवलिंग से बहुत सी चीजें इंसान लर्न करता है, और ये जरूर लर्न करता है कि ऐसे जिंदा देवी की के चक्कर में कंगन नहीं खरीदने महंगे। ताहिर खुर्शीद साहब, पाकिस्तान में ट्रैवल किया, जिस तरह ये भी एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को, तो आप क्या चीज़ को डिस्कवर की, एक्सप्लोर किया, कोई डिफरेंट चीज़ जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स? मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने हर इलाके को और वहाँ की पर्सनैलिटीज़ को प्रमोट करना शुरू करें तो पाकिस्तान में बहुत लोग हैं। अभी 19 अक्टूबर को डॉक्टर साहब की बरसी थी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो लाहौरिये थे, आप लोगों को शायद नहीं पता, श्री राम शायद उनका नाम है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और इस वक्त की जो जदीद एस्ट्रोनॉमी है वो पूरा नासा उनकी उस नोबेल प्राइज़ की जो तहकीक है उस पर वो बेस करता है। अब ये लाहौरिया है, मेरा नहीं ख्याल लाहौर में किसी को पता होगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया, उनको मैंने कहा कि आपके पास 2 नोबेल प्राइज़ विनर आपको पता है? कहते एक का पता है, डॉक्टर सलाम साहब का। मैंने कहा खुसाना साहब यहीं पढ़ के गए हैं, मुल्तान में पैदा हुआ, कबीरवाला में। इस वक्त जितनी बायोटेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी बेस कर रही है उसके ऊपर। सो एवरी सिंगल सिटी हैज़ ए स्टोरी। हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, उसे कहते हैं हम नोइंग योर सिटी। हम बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पे आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले कौन गुजर के गए लोग, वो जाने उनको, फिर अपने पूरे तहसील को जाने, अपने डिस्ट्रिक्ट को जाने। जब आप इस तरीके से जानना शुरू करेंगे तो आपको अपने मुल्क से प्यार होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इंटरेस्टिंगली सर गंगा राम के ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो आप देख लीजिए कि मॉडर्नाइज लाहौर है, उसका सारा आइडिया, बड़े बड़े ब्रेन्स पाकिस्तान ने जो है वाकई इस लाहौर के। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, बहुत खूबसूरत है। आप डॉक्टर कोसाना के ऊपर भी बनाए, वो कबीरवाला में पैदा हुआ, हमें उनके घर का नहीं मालूम, हमें दिलीप कुमार के घर का मालूम है। हमें एक नोबेल प्राइज़ विनर जो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान में ही रहा, यहीं पढ़ा, यहाँ से वो बाहर गए, तो उनके हमें घर को ढूंढना चाहिए। हमें ये श्री राम साहब के घर को ढूंढना चाहिए जो नोबेल प्राइज़ विनर PhD डॉक्टर है। ऐसे लोग जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं। आप कहते हैं ना हम क्या बेचें, हम ये भी बेच सकते हैं। इंडिया उनको क्लेम कर रहा है ओनली बिकॉज दे वर हिंदू। नो, दे वर पाकिस्तानी, दे वर द सन ऑफ दिस सॉइल। यस,
तो हमें ये काम करना चाहिए। अदरवाइज हमें एज ए डेस्टिनेशन मैं समझता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता सकूँ जो मेरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया, हर मुल्क ने अपने आप की कोई एक स्पेशलिटी क्रिएट की है। पाकिस्तान में जो बड़ी स्पेशलिटी बन सकती है, क्योंकि हम लॉजिकल हैं, हम बहस करते हैं, बहस मोबाइल से, मैथ्स में, इन चीज़ों में अच्छे हैं। अगर हम इस नए दौर में आना चाहते हैं तो 2 चीज़ों पे अगर हम टेक्नोलॉजी में फोकस कर लें, जो इंडिया नहीं कर पा रहा, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है। उनके पास AI और साइबर सिक्योरिटी, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें इंडियंस नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी एज ए नेशन ये 2 चीज़ें डेवलप कर लें और हम अपने स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दें प्रोग्रामिंग, कॉलेज जैसे हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना कि जी आपने फ़र्ज़ करें ये मुताले पाकिस्तान पढ़ना है, फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल अगर हम लोगों को प्रोग्रामिंग और करते करते यूनिवर्सिटी लेवल तक एक सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ेंगे, वो है साइबर सिक्योरिटी। सो पूरे का पूरा जो मुल्क है वो एक डेस्टिनेशन बन जाए। यानी अगर पूरी दुनिया में किसी ने साइबर सिक्योरिटी करवानी है तो पाकिस्तान आ पाकिस्तान जाए। इस वक्त नंबर 1 है इजराइल, छोटा सा मुल्क है और 26% ऑफ द साइबर सिक्योरिटी वो मैनेज कर रहा है। आगे सब पूरी की पूरी जो वॉर है और जो होल्ड करेगा जो कोई भी मुल्क, वो AI और साइबर सिक्योरिटी भी करेगा। अगर ये 22 करोड़ लोग जो हैं, अगर ये अपने बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा लें बेहतरीन, तो मेरा ख्याल है कि वी कैन डोमिनेट। बहुत अच्छा बिल्कुल आपने सही, आइडिया बेहतरीन दिया। आइडिया है। आप जैसे ब्रेन्स के साथ आज बैठ के इतना अच्छा लग रहा है, जी नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त की कमी, अब बिल्कुल वक्त जो है वो कम पड़ता जा रहा है। ये मैं छोटा सा एडअप करूँ कि ये बिल्कुल वही बात है जो मैं कर रहा था कि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का स्ट्रॉन्ग होने से मिलेगी। हमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ाम और ये चीज़ें छोड़ के इस कौम, इस मुल्क और इस खित्ते के लिए सोच लें Nation तो building बड़ा की तरफ कुछ आना है। बड़ी जरखेज़ और है ये ज़मीन, बहुत कुछ मिलेगा ये। बिल्कुल ठीक है। इसी चीज़ पे हम बार बार जोर देते हैं कि हमें जो है पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है। हम हमारे अंदर बेतहाशा अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो चंद एक लूप होल्स हैं हमारी सोसाइटी के, इस तरह ये बात कर रहे हैं, अगर हम उसको ओवरकम कर लें तो हम वाकई दुनिया के सामने मिसाल बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खुर्शीद, थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू Thank you very सो much, मच। शेख आप साहब। लोगों ने हमें ज्वाइन किया और बेहतरीन बात है कि और सबसे बेहतरीन बात जो कि आज हमने सीखी है वो ये है कि हमने नेशन बिल्डिंग की तरफ Yes. जाना है।